नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मास्टर स्टोरी चैनल में। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख या सुन रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करना ना भूलें। बंटी बेटा, देखो 2:30 बजने को आए हैं। तुम्हारे बाबूजी अब तक खाना खाने नहीं आए। लगता है दुकान पर भीड़ ज़्यादा है। आज तो रविवार है, तुम जाकर उनकी थोड़ी मदद कर दो तो वह खाना खा लेंगे। इस तरह तो उनकी सेहत खराब हो जाएगी, गायत्री जी अपने छोटे बेटे बंटी से कहती है। बंटी बोला, क्या माँ, एक रविवार ही तो मिलता है, उस दिन भी आप मुझे दुकान पर भेजना चाहती हैं। मेरे कपड़ों को देखिए, क्या आपको लग रहा है इन कपड़ों में कोई दुकान पर बैठता है? उनकी तो ऐस है, जब जी चाहा काम कर लिया, जब जी चाहा नहीं किया। माँ, आप बचपन से आज तक हर काम मुझे क्यों कहती हैं, भैया को क्यों नहीं कहती? आज वह भी तो घर में बैठे होंगे। इतना कहकर बंटी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। गायत्री जी मुस्कुराकर बोली, तुम पहले भी बहाना बनाते थे, आज भी बहाना बना रहे हो। ठीक है, मैं सोनू को कहती हूँ। गायत्री जी बड़े बेटे से कमरे पर दस्तक देने लगी तो उनकी बहू शांति, जो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत थी, वह निकली और बोली, क्या बात है मम्मी जी, क्यों दरवाजे को पीट रही हैं? आपको पता है ना, रविवार का दिन ही मिलता है जब हम दोपहर में थोड़ी नींद लेते हैं। आपको मेरा थोड़ा सा आराम करना भी पसंद नहीं है? गायत्री जी बोली, नहीं बहू, ज़रूरी बात नहीं होती तो नहीं आती। बहू बोली, अब नींद तो खराब कर ही दी है, तो बताइए क्या काम था? गायत्री जी ने पूरी बात शांति को बताई। शांति ने बात को वहीं टालना चाहा, तभी सोनू की नींद खुल गई। सोनू बोला, क्या हुआ, क्या परेशानी है माँ? गायत्री जी बोली, बेटा, तुम्हारे बाबूजी अभी तक खाना खाने नहीं आए हैं। ऐसा न हो कि उनकी तबीयत खराब हो जाए, तो क्या तुम उन्हें खाना पहुँचा दोगे? उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। सोनू बोला, आप ज़रूर पहले बंटी के पास गई होंगी, पर उसने बहाना बना दिया तो आप मेरे पास आ गई। यह अच्छा है माँ, सारे काम बड़े बेटे से करवा लो और सारी मलाई छोटे बेटे को खिला दो। ठीक है, आप भी क्या याद रखेंगे। खाने का डब्बा तैयार कीजिए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। माँ, थोड़ा ख्याल मेरा भी रखा कीजिए। गायत्री जी मुस्कुराती हुई जल्दी से पति के लिए खाने का डब्बा पैक करने लगी। लो बेटा, जाओ जल्दी से उन्हें खाना दे दो, उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। पता नहीं काम के बोझ में कैसे अपनी भूख को बर्दाश्त करके रखे होंगे। ध्यान से जाना। सोनू बोला, हाँ माँ, मैं ध्यान से ही जाऊँगा और बाबूजी को खाना भी खिला दूँगा। बस आप भी मेरा ध्यान रखना। आज जब बाबूजी आए तो प्लीज़ उनसे बात कीजिएगा। मोटरसाइकिल चला चला कर मैं थक गया हूँ। इतना कहकर सोनू चला गया। बेटे को देखकर मनमोहन लाल जी बहुत खुश हुए, क्योंकि दोनों बेटों में से कोई भी दुकान पर कभी नहीं आता था, क्योंकि उन्हें दुकान पर बैठना वह अपनी शान के खिलाफ समझते थे। वह गांव से एक गरीब किसान के बेटे को ले आए थे, जिसे पढ़ाते लिखाते और अपने साथ काम का हुनर भी सिखाते थे। किशन सोनू से डब्बा लेते हुए बोला, अरे भैया, आप आओ ना, मैं आपको नए ग्राहक और कर्मचारियों से मिलवाता हूँ। सोनू बोला, खबरदार, जो मुझे भैया बोला, मुझसे रिश्तेदारी बनाने की कोशिश मत करना। खुद के देखो और मुझे। यह डब्बा लो और बाबूजी को खाना निकाल कर दो। मनमोहन लाल जी बोले, मैं जानता हूँ तुम्हें दुकान पर आना पसंद नहीं, ज़रूर तुम्हारी माँ ने तुम्हें भेजा होगा। जब तक मैं यहाँ खाना नहीं खाऊंगा, उसके गले से एक निवाला नहीं उतरेगा। जाओ अपनी माँ से कह देना मैंने खाना खा लिया। सोनू खुश हो गया कि आज बाबूजी को उसने खुश कर दिया। रात के 9 बजे मनमोहन लाल जी घर पर आए तो गायत्री बोली, सुनो जी, क्या जीवन भर मेहनत ही करते रहोगे? कभी तो आराम कर लो। आपकी उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, पर आप हैं कि काम छोड़ना नहीं चाहते।
कुछ तो अपने शरीर पर दया कीजिए। सच कहते हैं लोग, पत्नी की कोई नहीं सुनता। काश की अम्मा जी होती तो हाथ पकड़कर आपको घर में बैठा देती। गायत्री जी की बात सुनकर मनमोहन लाल जी हंसने लगे और बोले, गायत्री, एक पत्नी में मैं अनेकों किरदार देखे हैं। कई बार तो तू माँ बन के किरदार में आती हो और मुझे समझाती हो। जब मैं उदास हो जाता हूँ तो तुम एक सखी के रूप में मेरा साथ निभाती हो। जब परिस्थितियाँ खराब हुई तो अर्धांगिनी के रूप में तुमने हमेशा मेरे दुख दर्द को आधा बांटा। आखिर तुम क्या हो? गायत्री जी बोली, बस बस, ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। बात को घुमाइए नहीं और मेरी बात पर विचार कीजिए। वह बोले, तुम जानती हो, तुम्हारे दोनों बेटे दुकान पर नहीं बैठेंगे। याद है ना, इस दुकान को हमने कैसे शुरू किया था? तुम्हारे आने से पहले यह बस एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जिस पर गिने चुने ग्राहक आते थे। तुम्हारे शुभ कदम जब उस दुकान पर पड़े, याद है तुम्हें कितने लोग आए थे? सब कहते थे, मनमोहन बाबू लक्ष्मी लेकर आया है। यह दुकान हमारी माँ जैसी है, कैसे इसे बंद कर दूँ? तुम ही बताओ, कौन संभालेगा इसे? बातों बातों में देर हो गई। तभी छोटी बहू आरती आई और बोली, मम्मी जी, हम सब ने खाना खा लिया। आपने कहा था बाबूजी के आने के बाद खाएंगे, तो आपके लिए खाना छोड़ दी हूँ। क्या उसे गर्म कर दूँ या आप खुद कर लेंगे? गायत्री जी मुस्कुराकर बोली, नहीं बहू, तुम लोग अपने कमरे में जाओ, मैं खुद गर्म कर लूँगी। अगली सुबह मनमोहन जी बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। तभी सोनू आया और बोला, बाबूजी, यह लीजिए चाय। मनमोहन बाबू हैरानी से उसे देखे और बोले, क्या बात है, आज तुम चाय लेकर आए हो? सोनू बोला, हाँ, सोचा चाय के साथ साथ आपसे कुछ बातें भी कर लूँगा। क्या माँ आपको रात में कुछ नहीं बताया? मनमोहन जी बोले, किस विषय में? सोनू बोला, मैं जानता था माँ भूल जाएगी। बाबूजी, मोटरसाइकिल से ऑफिस आने जाने में अब दिक्कत होती है। गर्मी के कारण कई बार बीमार पड़ चुका हूँ। आधे पैसे का जुगाड़ मैंने कर लिया है। अगर आप आधा दे देते तो मैं बड़ी मदद हो जाती। मनमोहन जी बोले, बेटा, पैसा तो मैं दे दूँ, पर गाड़ी हाथी की तरह होती है। खरीदने में जितना पैसा लगता है उससे ज़्यादा उसके चारों में और उसके देखभाल में लगता है। क्या वह कर लोगे? सोनू बोला, हाँ हाँ, वो सब मैं देख लूँगा। मनमोहन जी ने चेक भर कर साइन कर दिया। आरती यह सब देखकर जल्दी से बंटी के पास गई और पूरी बात बताई। सोनू जैसे ही ऑफिस निकला, बंटी पिता के पास आकर बैठ गया और बोला, बाबूजी, क्या आप दुकान जाएंगे? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। पिता आखिर पिता हैं, बच्चों के हाव भाव को देखकर ही पता लगा लेते हैं। वह बोले, बेटा, क्या तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, मैं सुन रहा हूँ। बंटी बोला, बाबूजी, मैं अभी तक स्कूटी से ही ऑफिस जाता था। सभी लोग हंसते हैं कि स्कूटी तो महिलाएं के लिए है। अब भैया के जैसे मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं। सोच रहा हूँ उस स्कूटी को बेचकर एक मोटरसाइकिल ले लूँ। तो क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर देंगे? आधे पैसे का जुगाड़ मैंने कर लिया है, आधे आप दे दीजिए। जैसे ही कुछ अच्छे पैसे कमा लूँगा मैं आपको वापस कर दूँगा। मनमोहन जी हंसने लगे और बोले, नहीं बेटा, वापस करने की क्या ज़रूरत है? आखिर में पाई पाई किसके लिए जोड़ता हूँ। उसे भी चेक साइन करके दे दिए। थोड़ी देर बाद किशन आया और बोला, बाबूजी, मैं दुकान पर जाता हूँ, आप आराम से नाश्ता करके आना, वरना माँ जी आपके कारण भूखी रह जाएंगी। वह किशन के सर पर हाथ रखकर बोले, सब अपने लिए सोचते हैं, पर तुम ही हो जिसे मेरी चिंता है। जरूर पिछले जन्म का तुम्हारे साथ कोई रिश्ता होगा जो इस जन्म में चल रहा है। भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे और लंबी आयु दे। जाओ, मैं आता हूँ। तभी कमरे से आवाज़ आई, सुनो जी, अब तो नहा कर खा लो, अब आपकी उम्र नहीं रही।
जो 2 टाइम खाए और बैल की तरह खटते रहे। मनमोहन जी हंसकर बोले, आ रहा हूँ भाग्यवान, तुम ना होती तो मेरा क्या होता। ईश्वर हर किसी को तुम जैसी पत्नी दे। समय बीता, दोनों बेटे किसी न किसी बहाने मनमोहन जी से पैसे लेते रहते थे। एक रोज गायत्री जी बोली, लोग कहते हैं बेटियां बोझ होती है जिस पर बहुत खर्च होता है, पर देखिए बेटी पर एक बार खर्च किया और वह ससुराल चली गई। पलटकर आज तक हमसे 1 रुपया की मदद नहीं मांगी। हमारे दोनों बेटे कमाते और जमा करते हैं, घर और उनकी ऊपरी खर्चे भी आप उठाते हैं। आखिर कब तक यह चलेगा। वह बोले, भाग्यवान क्यों परेशान होती हो। कल को अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो यह बेटे ही तो काम आएंगे, और बेटी को कहाँ मैंने कभी कुछ देने से इनकार किया है। गर्मी प्रचंड पर चल रही थी। किशन की तबीयत ना खराब हो जाए यह सोचकर मनमोहन जी उसे दुकान पर छोड़ दिए और बोले, मैं घर जाकर खा लूँगा। तुम्हारे आने जाने से कहीं तुम्हारी तबीयत में न खराब हो जाए। वह अपना पुराना स्कूटर उठाए और घर की तरफ चल पड़े। अचानक से उन्हें चक्कर आने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी एक ट्रक से उनका टक्कर हो गया। आसपास के कुछ लोगों ने उन्हें उठाया और अस्पताल ले गए। उसके बाद खबर भिजवाकर गायत्री जी ने तुरंत सबको खबर दी। बेटी दामाद कुछ घंटे में अस्पताल पहुंच गए। गायत्री इधर उधर देखी तो सामने से किशन दौड़ता हुआ आया और बोला, माँ जी, बाबूजी को मेरी वजह से चोट लग गई है। अगर मैं खाना लेने जाता तो उन्हें चोट ना लगती। इतना कहकर वह रोने लगा। गायत्री जी बोली, बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। शायद उन्हें यह कष्ट लिखा था, पर दोनों भैया क्यों नहीं आए। वही बेटी के पति राजीव बोला, राखी, मैं तुम्हें बताया नहीं, मुझे दोनों से बात हुई थी। उन्होंने कहा दफ्तर से छुट्टी लेंगे तो हमारे आधे दिन का पैसा कट जाएगा, और हम सब यहाँ हैं ही देखने के लिए, तो शाम में आएंगे। यह सुनकर राखी गुस्से में आ गई। गायत्री जी बोली, बेटा, तुम नाराज मत हो, ऐसा ही कुछ समय हमें दिखाएगी, इसका अंदेशा था मुझे। अभी तुम बाबूजी के लिए प्रार्थना करो। सब ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे थे। तभी डॉक्टर आए और बोले, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। उनके सर में बहुत खून बह गया है, हमें खून चढ़ाना होगा, पर उनका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, जो हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। क्या मनमोहन जी का कोई बेटा नहीं है? उनका खून तो मैच कर जाएगा, तो आप उन्हें बुलवा लीजिए। गायत्री जी कुछ कहती उससे पहले ही किशन आगे बढ़कर बोला, डॉक्टर साहब, मेरे शरीर के खून पर बाबूजी का हक है। मेरे शरीर से पूरा खून निकलकर उन्हें दे दो, पर उन्हें ठीक कर दो। डॉक्टर हैरान थे। गायत्री जी बोली, यह बेटे से भी बढ़कर है। काश कि इसके जैसा दिल उनके बेटे का भी होता। राखी बोली, डॉक्टर साहब, आप हम सबका ब्लड टेस्ट कीजिए। सबका ब्लड टेस्ट हुआ। राजीव ने यह खबर सोनू और बंटी को दी। दोनों बोले, गर्मी का मौसम है, ऐसे ही तबीयत खराब रहती है, ऊपर से आप खून देने की बात कह रहे हैं। कहीं कुछ हो गया तो हमारी पत्नी और बच्चों का कौन संभालेगा। पैसे खर्च करके किसी दूसरे अस्पताल से खून मंगवा लो। देखने वाला ऊपर बैठा है। किशन का ब्लड ग्रुप मनमोहन जी से मैच कर गया। सब आश्चर्य कर रहे थे और किशन खून दिया। फिर मुस्कुराकर बोला, माँ जी, मैं दुकान पर जाता हूँ। बाबूजी के कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। बाबूजी जब ठीक हो जाएंगे तो क्या कहेंगे कि मेरे पीछे किशन ने दुकान नहीं संभाला। गायत्री जी बोली, क्यों रे, किस किस जन्म का कर्ज चुका रहा है। तूने मेरे कोख से क्यों नहीं जन्म लिया। आज तो तू बेटे से भी बढ़कर निकला। सच कहते हैं तेरे बाबूजी, तुम वो हीरा हो जिसकी चमक हर किसी को नहीं दिखती। राजीव आगे बढ़कर बोले, किशन, अभी तुम दुकान पर नहीं जाओगे। अभी अभी तुमने खून दिया है, तुम खा पी कर आराम करो। मैं जाकर दुकान पर देख लेता हूँ और गले में ताला लगा दूंगा। कह दूंगा जिस भी पेमेंट करना है वह ऑनलाइन कर देगा। इतना कहकर राजीव दुकान पर चले गए।
हफ्ते तक मनमोहन जी का अस्पताल में रखना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, मनमोहन जी की जान तो बच गई है, मगर सर पर चोट लगने और ज़्यादा खून बह जाने के कारण अब वह आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। ऐसा ही गायत्री जी मनमोहन जी को अस्पताल में रखना चाह रही थी ताकि उनका इलाज अच्छे से हो सके, पर उनके दोनों बेटे ने कहा, माँ, पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, इन्हें घर ले चलते हैं। अस्पताल में भी बेटी दामाद मिलने आते हैं। किशन दुकान संभालता और घर के लिए सब्जी भाजी सब लाता। दोनों बेटे बहू जब सामने माँ मिलती तो पिता के बारे में पूछ लेते। बेटी अपने घर परिवार को छोड़कर आखिर कितने दिन मायके में रहती, तो वह चली गई। करीब 1-2 महीने तक सब ऐसा ही चलता रहा। गायत्री जी रात के काम और मनमोहन जी की सेवा करती रही। जब कभी वह रसोई में होती, बहू से कहती, एक बार जाकर देखना, कहीं तुम्हारे ससुर जी को कुछ चाहिए तो नहीं। उस पर शांति कहती है, मम्मी जी, हमारे लिए रोटी मत बनाइए, पर हमसे उस कमरे में जाने के लिए मत कहिए। बाबूजी की आंखों के इशारों को आप ही समझ सकती हैं, फिर आपके कमरे से बदबू भी बहुत आती है। गायत्री जी अपने बेटों की तरफ देखती तो बेटे कहते, माँ, एक तो बाबूजी की वजह से पैसे खर्च हो रहे हैं, फिर घर में रोज चीख चीख, थोड़ा आप भी एडजस्ट कीजिए। इतना कहकर दोनों बेटे चले गए। गायत्री जी सोचने लगी, जिन बच्चों के लिए उनके पिता पूरी जिंदगी मजदूरों की तरह काम करते रहे, आज वही पिता उनके लिए बोझ हो गए हैं। माँ बाप जिसने इतना किया शायद वह भूल गए, तभी उनके लिए आज पैसा मायने रखती है। बच्चे अपना फर्ज एक पल को भूल भी सकते हैं, पर एक पत्नी अपने पति के प्रति अपना फर्ज कैसे भूल सकती है। गायत्री जी दिन रात पति की सेवा में लगी रहती। उसने घर का काम काज करना छोड़ दिया। दोनों बहुएं रोज ताना देती, घर का एक काम नहीं करती है, ऊपर से बोझ बनकर घर में दोनों रह रहे हैं। अब दोनों ने अपनी अपनी रसोई बांट ली। अब किसी की मर्जी होती तो मनमोहन बाबू और गायत्री जी के लिए 2 रोटी कमरे में छोड़ जाते और फिर कह देती, वक्त मिले तो अपने लिए रोटी बना लीजिएगा। धीरे धीरे जिंदगी बद से बदतर होने लगी। एक रोज़ गायत्री जी ने सारी बात बेटी को बताई। राखी बोली, माँ, आपने मुझे पहले यह सब क्यों नहीं बताया। राखी ने राजीव को सारी बात बताई। राजीव और राखी 1 हफ्ते के लिए वहाँ आए। कुछ रोज़ सब कुछ ठीक रहा। जब राजीव ने अपनी सालों से बात की तो उन्होंने कहा, जीजा जी, यह हमारे घर का मामला है, आप दखल ना दे तो ही बेहतर होगा। राजीव जी बोले, यह सिर्फ हमारे घर का मामला कैसे हुआ? जब आपकी बहन का रिश्ता मेरे साथ हुआ था, उसी दिन मेरा रिश्ता इस घर से जुड़ गया था। दोनों भाइयों ने ना बहन की सोची, ना बहनोई का सम्मान, और बहुत बहस हुई। राखी चुपचाप माँ के साथ घर से निकली तो सोनू बोला, खुद तो जा रही हो, अपने पति को भी साथ ले जाओ। राखी राजीव से बोली, आप कुछ देर के लिए बाबूजी के पास बैठिए, मैं माँ के साथ कुछ ही देर में आती हूँ। दोनों भाई सोचने लगे, आखिर यह माँ को ले कहाँ जा रही है। आरती बोली, हो सकता है जाने से पहले माँ का सारा सामान खरीद कर जा रही हो। अच्छा है, कुछ खर्चा तो कम हो। इतना कहकर सब चले गए। कुछ घंटे बाद राखी गायत्री जी के साथ आई। बंटी बोला, आ गई माँ घूमकर, पर खाली हाथ क्यों आई? क्या हुआ, किसी ने उधार भी नहीं दिया क्या? इतना कहकर दोनों बेटे हंसने लगे। राखी बोली, माँ और बहन की बात तो तुम्हें समझ में नहीं आती, शायद सरकारी मेहमान की बात समझ में आ जाए। बंटी ने देखा तो पीछे से काला कोट में एक वकील था, जिसे देखकर दोनों भाई हैरान थे। वकील ने दोनों भाइयों को कहा, आपका यह घर और दुकान, हर चीज़ मनमोहन बाबू के नाम से है और उनकी पत्नी जीवित है तो सारी संपत्ति उनके हुए। अब वह यह घर को बेचना चाहती है तो आपको 1 महीने का वक्त दिया जा रहा है। आप इस मकान को खाली करके कहीं और चले जाएं।
अगर आपने बात नहीं मानी तो आपको सरकारी मेहमान बनना पड़ सकता है। इतना कहकर वकील चला गया। दोनों बेटे बहू माँ के पैरों में गिर गए और बोले, माँ आप सोचिए कि आपके बच्चे दर दर भटकेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और बाबूजी को अभी हमारी ज़रूरत है। क्या बेटों के रहते आप बेटी और दामाद से मदद लेंगे? गायत्री जी उठकर खड़ी हुई और बोली, दामाद जी इन लोगों से कह दीजिए 1 महीने तक पिछले दरवाजे से आना जाना करेंगे और मैं इन लोगों की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। इतना कहकर गायत्री जी वहाँ से चली गई। 4 दिन बाद रेखा भी अपने घर वापस चली गई। किशन दुकान की पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहा था। गायत्री जी दुकान पर जाकर सभी कर्मचारियों से विनती की कि किशन की मदद करे। करीब 1 महीने होने को आए। ना चाहते हुए भी दोनों बेटों को किराए के मकान में जाना पड़ा। बहुत सेवा करने के बाद भी मनमोहन बाबू को बचाया नहीं जा सका और 4-5 महीने बाद वह दुनिया से चले गए। अब इतना बड़ा घर गायत्री जी को काटने के लिए दौड़ रहा था। बेटी और दामाद के कहने पर गायत्री जी ने उस घर और दुकान को बेचकर बेटी के शहर में छोटा सा मकान लिया और वहीं एक छोटी सी किराने की दुकान खोल दी जिसे किशन संभालता था। अब जो भी आमदनी होती थी उसका आधा किशन को दिया जाता था ताकि वह अपने भविष्य के लिए कुछ सोच सके। गायत्री जी हर पल लगता कि दुनिया बिल्कुल वीरान है, पर बेटी और किशन का सहारा मिला। गायत्री जी ने किशन की शादी एक अच्छी लड़की से करवा दी जो वही दुकान के बगल वाले कमरे में रहती और गायत्री जी को माँ जैसा सम्मान देती। समय बहुत बलवान है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। गायत्री जी अकेले रहने लगी थी, पर मनमोहन बाबू की याद हर दिन उन्हें सताती थी। जब भी दोपहर में खाने का वक्त होता, उनकी तस्वीर को देखकर खून के आंसू रोती थी और कहती, आप तो चले गए, परंतु बच्चों ने जो मुझे दर्द दिया उस दर्द के साथ मुझे जीना होगा। मुझे कब अपने पास बुलाओगे? अब थक गई हूँ, अब तो अपने पास बुला लो। समय बीता। गायत्री जी ने अपने घर और बचे हुए पैसे अपनी बेटी के नाम कर दिया। दुकान उसने किशन के नाम कर दिया, क्योंकि जो बेटे ने नहीं किया वह उस पराये लड़के ने उसके और उसके पति के लिए किया था, जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मास्टर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।